गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो 5 आर्मी जवान थे वो वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। दरअसल में हुआ ये कि हमारा एक आर्मी पेट्रोल, जिसमें आप नोटिस करोगे लाइट एंड हैवी व्हीकल्स थे, अचानक से क्या हुआ कि दोनों साइड से यहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड जिस फायरिंग के अंदर हमारे 5 जवानों को इंजरीज आती हैं एंड 5 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ना ये अपने आप में थोड़ी सी चिंताजनक बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप ना जानते होंगे हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बुरहान वानी, उनकी डेथ को आज यहाँ पे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। 2016 में जुलाई 8 को उनको मारा गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कहीं उसी चीज का बदला लेने की बात तो नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, अभी उनका विजिट भी हुआ। तो ये दोनों चीजें जब अभी रिसेंटली होके हटी, तो उस वजह से मिलिटेंट्स के द्वारा ये चीज करना अपने आप में काफी बड़ी चिंताजनक विषय बन जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें देखो नीट यूजी की, तो आप जानते हैं कि नीट यूजी का मुद्दा काफी टाइम से चला आ रहा है। यहाँ पर ये मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने ये बोला कि देखो वापस से ना 24 लाख या 23 लाख बच्चों का वापस से री नीट करवाना अपने आप में सबकी जिंदगी के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। तो ये बस आखिरी रिजॉर्ट होगा। पहले अभी हमारी कोशिश ये है कि पहले तो ये देखो कि यार जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक का क्या एक्सटेंट था, कितने लोग के तक पेपर पहुंच गया था जब लीक हुआ, क्या सबका एग्जाम कराना जरूरी है, या फिर कुछ एक एरिया के अंदर ये पेपर जब लीक हुआ तो फैल पाया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे असेस करी जा रही हैं। इवन सरकार से जवाब मांगा गया है, केंद्र सरकार से, एनटीए से जवाब मांगा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि देखा जा पाए कि भाई कि एक्चुअल में लीक का एक्सटेंट क्या था। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए को खूब सुनाया भी है, बोला है कि देखो आप ये सवाल तो मत ही करो कि लीक हुआ या नहीं हुआ, लीक तो पक्का डेफिनेट हुआ है। बस ये बताओ कि कितने लोगों में लीक हुआ है, क्या आपके पास डेटा है, पुराना डेटा निकालो ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग पाए, ताकि उस नंबर्स के बेसिस के ऊपर ना हम थोड़ा असेस कर पाए। क्योंकि इतने सारे लोगों का अब 23-24 लाख का वापस से एग्जाम कंडक्ट करवा पाना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये लॉजिस्टिकली भी काफी मुश्किल हो जाएगा एंड उन 23 लाख बच्चों की मेंटल हेल्थ के साथ भी काफी इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 9 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला एक हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है एप हीलियन के रिगार्डिंग। देखो, जुलाई महीना जो होता है ना, नॉर्मली 5 जुलाई के आसपास ये दिन आता है जब हमारा जो धरती है वो सूरज से काफी दूर चला जाता है। कहने का अर्थ क्या है, देखो आप अर्थ का ये ऑर्बिट समझते होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इस ऑर्बिट को ना, एक्चुअल में ये जो ऑर्बिट है थोड़ा एलिप्टिकल है, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर तो है नहीं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो कुछ ऐसे ही मोमेंट्स आएंगे जहां पर हमारी धरती सन के काफी नजदीक पहुंच जाएगी, एंड कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जब हमारी धरती सूरज से काफी दूर पहुंच जाएगी। तो वो पोजीशन जब हम धरती सबसे पास में होती है सूरज के, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ऑन द अदर हैंड हमारी जब धरती सूरज से बहुत ज्यादा दूर होती है, सबसे ज्यादा दूर होती है, तो उसको हम बोल देते हैं एपहीलियन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनवरी के महीने के अंदर आता है पेरीहीलियन एंड आपका जुलाई के महीने के अंदर आता है आपका एपहीलियन। जनरली 5 जुलाई के आसपास हमें एपहीलियन देखने को मिल जाएगा। तो अभी रिसेंटली एपहीलियन हमें सिचुएशन देखने को मिली है जहां पर हमारा अर्थ का ऑर्बिट सूरज से सबसे ज्यादा दूर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि दूर है तो इस समय आपकी जो धरती है उसको सबसे कम रेडिएशन देखने को मिलता है एज हीट फ्रॉम द सन, ठीक है ना। एंड इसी समय के ऊपर जो स्काई है, मतलब जो सन है, इट इज द स्मॉलेस्ट इन द स्काई। थोड़ा सा अगर हम और इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, तो आप नोटिस करोगे जो केपलर थे ना, तो केपलर के लॉज आपने पढ़े होंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसमें यही बात करी जाती है कि प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो सन के रिगार्डिंग जो अर्थ का ऑर्बिट है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो एलिप्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ पास में होते हैं पेरिहिलियन एंड आपके कुछ दूर होते हैं जिनको एपहिलियन बोलते हैं। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, पी से पेरिहिलियन एंड पी से पास में, ठीक है ना, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर हम बात करें ना, देखो आप नोटिस करोगे जब हम सिचुएशन बात करते हैं एपहिलियन की, तो धरती हमारी सूरज से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। एंड जब पेरिहिलियन की बात करते हैं तो 147 मिलियन किलोमीटर दूर यहाँ पे होती है। तो 5 मिलियन का लगभग यहाँ पे 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर देखने को मिल जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो
यहाँ पर ये इलिप्टिकल नेचर आखिर आपके प्लैनेट्स का आया क्यों? ये ऑर्बिट जो इनके हैं ये इलिप्टिकल क्यों हैं? इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दरअसल में ना आपके जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लगाते हैं। डेफिनेटली आएगा ही आएगा, दो बॉडीज हैं तो आएगा ही ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर। तो एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जुपिटर की बात करें ना, जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है आप जानते होंगे, तो उसका इन्फ्लुएंस अपने आप में बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से इनके जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ना होके वो हो जाते हैं इलोंगेटेड, तो एक तरह से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाते हैं। तो इनकी डिग्री क्या होती है, जिसका सर्कल से कितना डिविएट करते हैं उसी को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स की एसेंट्रिसिटी 0.094 है, धरती की एसेंट्रिसिटी 0.017 है, प्लूटो की 0.244 है। ठीक है, जितना ज्यादा एसेंट्रिसिटी होती है ना उतना ही ज्यादा आपका ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है। तो ध्यान रखना इंडिया जो अर्थ है उसकी एसेंट्रिसिटी 0.017 है, तो जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एलिप्टिकल पाथ देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ना, एक चीज जो लोगों के दिमाग में आएगी वो ये हो सकता है कि यार दुनिया में जो सीजन आते हैं वो कहीं ना कहीं सीजन शायद इसी वजह से आते होंगे, पर ये बात गलत है। जो सीजन आते हैं वो टिल्ट की वजह से आते हैं, जो धरती का जो आपको टिल्ट देखने को मिलता है ना अपनी एक्सिस के ऊपर, उस वजह से यहाँ पे सीजन आते हैं। ये कारण नहीं है सीजन्स का कि एपहीलियन है पेरीहीलियन है, नहीं। मेजर कारण क्या है, आपका धरती का टिल्ट ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ना देखो इस चीज की, पेरीहीलियन जब पास में होता है तो सॉरी पेरीहीलियन जब पास में एंड एपहीलियन जब दूर में, जब दूर होगा ना आपकी धरती सूरज से तो 7% कम सनलाइट मिलेगी। इस वजह से होता क्या है, आपके समर्स उतने ज्यादा गर्म नहीं होते। ठीक है ना, यही पॉइंट है बस इसके रिगार्डिंग। सीजन्स के साथ इसको आप रिलेट नहीं करेंगे, सीजन्स की जब बात होगी तो टिल्ट की ही बात होगी, धरती के टिल्ट की ही आप बात करोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल भारत निधि के रिगार्डिंग। देखो आप लोगों ने ना यूएसओएफ के बारे में सुना होगा। यूएसओएफ क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। दरअसल में इस पर्टिकुलर फंड को एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 2003 के अंदर बाय अमेंडिंग इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब इसका पर्पस क्या था, देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो जब भी कोई कंपनी कहीं पे अपना सेटअप करना चाहती है तो उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा प्रॉफिट मेकिंग। पर इससे दिक्कत पता क्या आती है, इससे दिक्कत ये आती है कि जैसे आपके रूरल एरियाज के अंदर कोई भी नेटवर्क अपना स्टैब्लिश करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि या रूरल एरियाज या दूर दराज के एरियाज, तो इस वजह से जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोग कम है, जहां पे डेंसिटी कम है, तो वहां पर तो कभी नेटवर्क पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसी टेलीकॉम सर्विस सब जगह तक पहुंचाने के लिए एंड वो भी एट एन अफोर्डेबल प्राइस, यहाँ पर एक फंड बनाया जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड 2003 के अंदर। अब होता क्या है, कंपनीज का जो एजीआर होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ पर ना उनको से लिया जाता है इन कंपनी से एज अ यूनिवर्सल सर्विस लेवी। अब क्योंकि उन्होंने इतना खास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है तो थोड़ा सा परसेंटेज उनको यहाँ पे भी इसमें शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो पैसा इस फंड के अंदर आएगा, फिर इस फंड को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि ये जो अंडर सर्व्ड वाले एरियाज है ना, रूरल एरियाज रिमोट एरियाज, वहां पर भी हम यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस यहाँ पे पहुंचा पाए। दैट इज द फोकस। समझ पाए? पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस फंड को मैनेज कौन करता है। देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस फंड को मैनेज करता है। ये एक तरह का ऑफिस ही है विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये तो बात होगी यूएसओएफ की, ये तो बात सर हमें समझ आ गई। पर हमें तो बात करनी थी डिजिटल भारत निधि की। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो यूएसओएफ है ना उसी को रिप्लेस कर दिया गया है बाय डिजिटल भारत निधि। सेम चीज है, जो यूएसओएफ था बस उसका नाम एक तरह से कह लो और थोड़े से फंक्शन उसके यहाँ पे इंक्रीज कर दिए गए हैं। एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, 2023 में एक एक्ट आया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, उसके माध्यम से हमने इसको डिजिटल भारत निधि को बना दिया बाय रिप्लेसिंग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब क्या पर्पस है इस डिजिटल भारत निधि का, इसके माध्यम से जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, टेलीकॉम सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, प्लस एट द सेम टाइम आपके रूरल रिमोट और जो भी अंडर सर्व्ड अर्बन एरियाज है वहां तक पहुंचाना, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आपके सपोर्ट करना, ये सारा फोकस इसका देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा देखो अलग अलग सर्विसेज हो गया, वुमेन के लिए जो आपके दिव्यांग जन हैं उनको अच्छी अच्छी सर्विस मिल पाए, साथ साथ इनोवेशन बढ़ पाए, ये सारा काम आपका डिजिटल भारत निधि के जो फंड है ना उसके माध्यम से यहाँ पे किया जाता है। तो जो भी आपकी टेलीकॉम कंपनीज होंगी उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर पेमेंट किस में अंदर जाएगा, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। तो यहाँ से डिजिटल भारत निधि को पैसा मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली उस पैसे को फिर यहाँ पे यूज किया जा सकता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे केस बाय केस इसको यहाँ पे आपको
ऑपरेट करता है। एंड सभी आपके जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या अंडर सर्व्ड ग्रुप्स है उनको यहाँ पर अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। एंड बाकी इनोवेशन प्रमोट करने का लिए भी इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें थी जो डीबीएन के बारे में, डिजिटल भारत निधि के बारे में आपको यहाँ पे जाननी चाहिए थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो माउंट एटना के रिगार्डिंग है। माउंट एटना की आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये आपको माउंट एटना सिसिली इटली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी eruption हमें देखने को मिली है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा ना, ये आपको सिसिली इटली के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड दिस इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो। देखो एक्चुअल में मैं थोड़ा आपको वॉल्केनोस के बारे में अगर आपको समझाऊं तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पर ना आप स्ट्रेटो वॉल्केनो देखो, ये वाला यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो, इसकी जो साइड्स है ना अपने आप में काफी स्टीप है। स्पेशली अगर मैं बात करूं शील्ड वॉल्केनो के हिसाब से ना, तो शील्ड वॉल्केनो के हिसाब से तो काफी ज्यादा स्टीप यहाँ पे आपको इसकी साइड्स देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ में देखो ये कोन शेप्ड आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो आपके स्ट्रेटो वॉल्केनोस हैं ये आपके विस्कस लावा से बनते हैं। ठीक है, और जो कि आसानी से फ्लो नहीं करता, एक तरह से स्टिक कर जाता है। इस वजह से ना ऐसे वेंट के आसपास या ऐसे ऐसे शेप के अंदर बन जाते हैं, कोन शेप के अंदर। एंड इनकी इस वजह से स्टीप साइड्स हो जाती हैं। तो आपका ये जो माउंट एटना की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। तो ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड क्योंकि इरप्ट हो रहा है तो डेफिनेटली एक्टिव वॉल्केनो तो है ही है ये। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर मैं इटली की तरफ जाऊँ ना, तो एक तो आपको यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट देख रही होगी आपको पूरी, एंड ऊपर से आपकी ये यूरेशियन प्लेट हो गया, है कि नहीं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, अफ्रीकन प्लेट और आपकी जो यूरेशियन प्लेट है इनके बीच में जो मार्जिन है उस वजह उसके ऊपर ये लोकेटेड आपको माउंट एटना देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसा बताया जाता है कि यूरोप का सबसे एक्टिव वॉल्केनो कोई और नहीं बल्कि आपका माउंट एटना ही है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा बताया जा रहा है कि 1500 बीसी से भी पहले के टाइम के ऊपर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी। एंड 200 से भी ज्यादा बार ये इरप्ट कर चुका है। 2013 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया था। अब ये बात तो चलो समझ आई। एक्चुअल में ना पिछले कुछ टाइम के अंदर मैंने नोटिस किया कि इटली में हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एटना चलो आज भी देखा, पहले भी देखा था। माउंट स्ट्रॉम्बली भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके अलावा आपका कैंपी फ्लेग्री भी आपने डिस्कस किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इटली के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। ये तीन तो पक्का ही पक्का आपको पता होने चाहिए क्योंकि मल्टीपल टाइम डिस्कस है। बाकी और नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है शहर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। अब ये क्या चीज है सर, शहर प्रोग्राम? देखो दरअसल में ना एक ना नीति आयोग के बारे में तो आप जानते होंगे, राइट। अब नीति आयोग के द्वारा 2018 के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर के ऊपर ना एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका काम बेसिकली यही था कि भारत में जो आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलती हैं उनके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम हो, उनको एम्पावर किया जा पाए, उनको अलग अलग तरह के स्किल्स, चाहे फाइनेंस चाहे एंटरप्रेन्योर कैसे प्रमोट करें, स्किलिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब चीजें प्रमोट करने के लिए ये नीति आयोग का एक हमें प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, WEP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इंडिया में एक कंपनी है ट्रांस यूनियन सिबल के नाम से। इसका काम ये रहता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अंदर कैसे हम कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज कर पाए। बाकी सिबल तो आप जानते होंगे ना, सिबल स्कोर जैसे होता है, राइट, कि कौन सा पर्सन कितना क्रेडिट वर्दी है या नहीं है। तो जो ट्रांस यूनियन सिबल है ना, वो यही काम करता है कि आपके अलग अलग तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने आप को बेहतर करने की, राइट। अलग अलग बैंक्स के साथ डील करता है, इस तरह से ये काम करता है। तो ये दोनों ने मिलकर, WEP एंड ट्रांस यूनियन सिबल, इन्होंने मिलकर अभी रिसेंटली क्या किया है, शहर प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब आप पूछेंगे सर ये शहर प्रोग्राम है क्या? देखो इसके माध्यम से ना जो देश में आपके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहेंस करने के लिए एंड अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना क्यों ज्यादा जरूरी है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश इनके द्वारा करी जा रही है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से उनके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, महिलाओं को, वुमेन को फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, आपके अलग अलग चीजों के ऊपर उनकी जानकारी बढ़ेगी एंड डेफिनेटली उनका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव हो पाएगा। देखो एक्चुअली फोकस पता क्या है, फोकस ये है कि स्पेशली अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो भारत में आपको आज के समय लगभग 63 मिलियन, लगभग 6.25 करोड़ के आसपास, 6.25 साढ़े 6 करोड़ के आसपास आपको MSMEs देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से ना जो 20% MSMEs हैं वो महिलाएं चलाती हैं। लगभग आप देख पाओगे 2 करोड़ 70 लाख इतने यहाँ पे MSMEs को महिलाएं रन करती हैं।
अगर महिलाएं रन करती हैं मतलब उनके महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अगर हम इंप्रूव करें तो एडिशनली ऐसा बताया जा रहा है कि 3 करोड़ नौकरियां और जनरेट करी जा सकती हैं अगर हम महिलाओं को अच्छे स्किल्स दें और उसमें उन महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी आ पाए। तो यही काम है इस पर्टिकुलर जो शहर प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जीनोम एडिटिंग मिशन टू बूस्ट पर्ल स्पॉट प्रोडक्शन लॉन्च्ड। क्या मतलब है इस चीज का? देखो एक ना आपको यहाँ पे फिश देखने को मिल रही है, ये इस पिक्चर में आप फिश देखो। इस फिश का नाम क्या है? पर्ल स्पॉट फिश। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में इस फिश को ना करी मीन के नाम से भी जाना जाता है केरला के अंदर। ये आपको इंडिया और श्रीलंका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हाई वैल्यूड फूड फिश आपको देखने को मिल जाएगी। इसको यहाँ पे ना स्टेट फिश ऑफ केरला के नाम से भी डिक्लेयर किया गया था 2010 के अंदर। अब एक्चुअली में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना, हार्डी नेचर इसकी आपको देखने को मिल जाएगी एंड अपने आप नेचुरली ये ब्रीड कर सकती है। तो अपने आप में ना आप नोटिस करोगे एक्वाकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फिश बन जाती है। साथ में ना थोड़े से और आपको इस फिश के बारे में जानना चाहिए। ये फिश क्या है? यूरी हेलाइन फिश है। यूरी हेलाइन का मतलब देखो 2 वर्ड से बना है, यूरी और हेलाइन। हेलाइन आपका वर्ड आता है सैलिनिटी के रिगार्डिंग और यूरी का मतलब होता है लार्ज। दरअसल में ना ये जो फिश है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सलाइन रेंज के अंदर मतलब सर्वाइव कर सकती है। जैसे ब्रैकिश वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है, फ्रेश वाटर के अंदर भी, सलाइन वाटर के अंदर भी। तो दिस इज यूरी हेलाइन। आपने ना 2 वर्ड सुने होंगे, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। स्टेनो हेलाइन वो होते हैं जो कम रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर पाएंगे। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, पर्ल स्पॉट क्या है? पर्ल स्पॉट आपकी यूरी हेलाइन है जो लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर लेगी। ओमनीवोरस है, ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ये सर्वाइव कर सकती है। आपका प्लैंकटन हो गया, स्मॉल वर्म्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, एल्गी हो गया, उनको यहाँ पे फीड करती है। साल भर में अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड करती है और 2 पीक्स आती हैं ड्यूरिंग द मानसून के समय। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी जो बॉडी आपने नोटिस करी होगी ना, ये लेटरली कंप्रेस होती है, ठीक है ना, लेटरली आपको कंप्रेस्ड बॉडी इनकी देखने को मिल जाएगी एंड इनका जो माउथ होता है काफी छोटा होता है, राइट। बाकी अगर हम बात करें इनका जो कलर होता है लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। इन पे ऊपर स्पॉट्स आपको जो स्केल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड डेफिनेटली बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो इनको काफी सारी डिजीजेस कॉज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूडोमोनास हो गया, ठीक है ना, फ्लेवोबैक्टीरिया हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है जो यहाँ पे इनके रिगार्डिंग डिजीजेस कॉज करते रहते हैं। तो ये बात चलो ठीक है, पर अब हम डिस्कस इसको क्यों कर रहे हैं? अब डिस्कस ना दरअसल में इसको ये कर रहे हैं क्योंकि हम ना इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पर्ल स्पॉट फार्मिंग को एक यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल में जैसे मैंने आपको बताया ना केरला की स्टेट फिश है ये। तो केरला में ना आप लोगों ने ना पोकाली राइस के बारे में सुना होगा, सुना है ना? पोकाली अपने आप में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरह की आपको राइस की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ना ये ऐसी राइस वैरायटी है जो सॉल्ट को भी टॉलरेट कर लेती है। इवन आप लोगों ने ना कोटायम के बारे में सुना होगा, एलापुआ के नाम के बारे में सुना होगा, जिसको एलिपी के नाम से जाते हैं। वहां पर तो देखो जो पानी वहां पे पानी लॉक्ड रहता है, पानी जमा रहता है। उन एरियाज के अंदर आपको सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। वहां पर भी ये जो राइस है ना वहां पे ग्रो हो जाता है। तो ऐसा बताया जाता है ना कि वहां पर आपको पर्ल स्पॉट को ग्रो करना भी आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इनके रिगार्डिंग तो केरला अगर हम बात करें साल भर में 2000 टन ऑफ पर्ल स्पॉट को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एंड देश भर में जो डिमांड होती है ना वो है 10,000 टन की। तो अपने आप में 20% डिमांड तो यहीं से मीटअप हो जाती है। तो यहाँ पर इनको और बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अब जीनोम एडिटिंग मिशन को। जीनोम एडिटिंग आप जानते होंगे कहीं ना कहीं डीएनए के अंदर बदलाव करना साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि उनके अंदर जो भी फिजिकल ट्रेट जैसे आई कलर डिजीज का रिस्क को कहीं ना कहीं कम करना, ये सारी चीजें हम उनके अंदर डाल सकते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से कुछ भी फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऑल्टर किया जा सकता है। यही तो होता है दरअसल में। अगर मैं बात करूं जैसे आपके कैस 9 की बात करूं, कैस 9 क्या होता है? एक तरह का एंजाइम होता है जिसको कि क्रिस्पर सिस्टम यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब ये जो कैस 9 था ये डीएनए के साथ बाइंड कर देगा, उसको कट कर देगा, जो भी टारगेटेड जीन होगा उसको यहाँ पे शट डाउन करने की यहाँ पे कोशिश करी जा सकती है एंड एक्टिवेट किया जा सकता है किसी जीन को। तो दिस इज हाउ द क्रिस्पर कैस 9 वर्क्स एंड जीनोम एडिटिंग वर्क्स। तो यही जीनोम एडिटिंग मिशन को यूज किया जा रहा है ताकि पर्ल स्पॉट प्रोडक्शन यहाँ पे हम इंक्रीज कर पाए। तो ये तो थी आज की डिस्कशन। अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चंस आप सबके लिए मैं होमवर्क के तौर पे लाया हूँ। पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहेगा, गौतम बुद्ध जी के बारे में। इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, एक था डिजिटल रुपये के बारे में। तो यहाँ पर देखो, आप लोग ना जानते होंगे सीबीडीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब जब वर्ड ही आ गया सेंट्रल बैंक, तो इसको कौन लॉन्च करेगा, कौन इशू करेगा? आरबीआई। और डिजिटल करेंसी है डेफिनेटली, तो एक तरह जब आरबीआई लॉन्च कर रहा है तो डेफिनेटली दिस बिकम्स अ लीगल टेंडर, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, बेसिकली इशू किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा इन अ डिजिटल फॉर्म, उसी को तो हम बोलेंगे। तो जो पहली बात कर रहा है, ये सॉवरेन करेंसी है, बिल्कुल आरबीआई इशू करता है इन लाइन विद द मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, जब भी आरबीआई कोई करेंसी लॉन्च करता है तो क्या होता है, ये तो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर कैसे एक्ट करेगी? एज अ लाइबिलिटी एक्ट करेगी ना, बिल्कुल सही बात है। आपने जब आरबीआई ने पैसा आपके, जैसे जैसे आपकी जेब के अंदर भी पैसा है, उसके ऊपर भी तो लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपया देने का अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है ना, वो क्या है? वो लाइबिलिटी ही तो हुई है आरबीआई की। तो डेफिनेटली ये भी उसी तरह ही वर्क कर रही है, बस बेसिकली डिजिटल फॉर्म के अंदर है, तो डेफिनेटली लाइबिलिटी तो है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो भी कमर्शियल बैंक मनी होती है, कैश होता है, उसके अगेंस्ट में फ्रीली कन्वर्टेबल होती है, ये भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। पर ये थर्ड स्टेटमेंट है ना, कि ये इंश्योर्ड है अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये सब चीजें पहले भी यूपीएससी ने पूछी हुई हैं, एंड थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, उस लॉजिक को यूज करते हुए आप बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैं थोड़ा सा ना इजियर साइड ही इस क्वेश्चन को मानता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने 23 में भी एक क्वेश्चन पूछा था इसी तरह से, एंड इवन अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होती तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाते। दूसरा एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्रोहिबिशन के बारे में। देखो, अब ये सब चीजें रिट्स के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, हैबियस कॉर्पस हो गया, मेंडमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्जरी हो गया, आपका क्यो वारंट हो गया, ये सब के बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो एक ना बच्चों के मन में अक्सर डाउट आता है, सर प्रोहिबिशन और सर्जरी में अंतर क्या होता है? तो तब भी हमें अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। दरअसल में होता क्या है कि जो प्रोहिबिशन की रिट होती है, उसको कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। नाम में क्या है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब प्रिवेंट कर लो, है ना? प्रोहिबिट करने के लिए किसको? जो भी लोअर कोर्ट्स हो गया, या आपके जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गया, या बाकी जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने के लिए कि कुछ ऐसा मत करो जो आपके जुरिस्डिक्शन या आपकी अथॉरिटी के बाहर हो। तो डेफिनेटली यही तो बात यहाँ पे करी गई है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है ना, तो ये रिट्स के बारे में तो पता होना चाहिए था कि हाँ, कौन सा हैबियस कॉर्पस क्या है, क्यो वारंटो क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी क्या है। ठीक है, मेंडमस मतलब कमांड होता है। ठीक है ना, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सारी चीजें आपको पता होंगी ना, तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा इजियर साइड पे ही क्वेश्चन था, जो कि डुएबल था, गिवन द फैक्ट कि आपने मल्टीपल टाइम चीजों को, लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया होता। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आज का आपका होमवर्क रहेगा ये, कुछ आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बताना कमेंट्स में, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, इवन होम क्यों कल डिस्कस किया था, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताना एक बार। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर अगर डिस्कस करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। चराइदियो मोइदाम बिल्कुल पिरामिड्स ऑफ असम ही बोला जाता है, तो सेकंड इज करेक्ट। अगर हम बात करें नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव की, तो डेफिनेटली इसमें महिलाओं को ट्रेन किया जाता है ताकि वो ड्रोन पायलट्स बन जाएं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।